This is the part 4 of chapter 13, that is beginning of British rule in India. सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी बिजनेस करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस से इंडिया पर रूल ही करना शुरू कर दिया. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पॉलिसीज हाउ दे स्टार्टेड रूलिंग ऑन इंडिया. आफ्टर English East India Company won the Battle of Buxar and Battle of Plassey, they introduced some of the policies through which they gained the control of the Indian kingdoms. So the first policy was subsidiary alliance. It was introduced by Marcus Wellesley and he was the Governor General of India at that time. Governor General वो person होता था English East India Company के टाइम पे जो कि head होता था सारे governors का. और गवर्नर कौन होते थे? गवर्नर यूज टू बी द पर्सन हु वॉज द हेड ऑफ द पर्टिकुलर किंगडम. जो अलग अलग राज्य थे उस टाइम भारत में, उनके जो हेड होते थे उनको हम गवर्नर बोलते थे और गवर्नर्स के हेड को बोलते थे गवर्नर जनरल. सो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, वेलेस्ली विजिटेड सम ऑफ द किंगडम्स विच वर वीक. वेलेस्ली जो थे वो ऐसे राज्यों में गए जहाँ के राजा कमज़ोर थे, जिन्हें हमेशा ये डर लगा रहता था कि उनके ऊपर कोई और किंग अटैक कर देगा. तो वेलेस्ली ने ऐसे किंगडम्स को ट्रस्ट में लिया, उनको भरोसे में लिया और उनसे ये कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे और हम अपनी ब्रिटिश आर्मी आपके यहाँ रखेंगे जिसके डर से कोई और किंग अटैक नहीं करेगा, और करेगा भी तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे. लेकिन इतना करने के लिए जो भी राजा होता था उसको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट्स देने पड़ते थे और साथ में एक ब्रिटिश ऑफिशियल को भी अपने कोर्ट में, अपने दरबार में रखना पड़ता था. और वो जो रेसिडेंट, वो जो ऑफिशियल होता था, ही यूज टू बी कॉल्ड एज रेसिडेंट, उसको रेसिडेंट बोला जाता था. और ये सारी इन्फॉर्मेशन पास करता था, जितने भी डिसीजन, जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस किंग लेता था अपने किंगडम के रिगार्डिंग. द सेकेंड पॉलिसी वॉज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. ये ऐसी पॉलिसी थी जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी किंगडम कोई ऑलरेडी सब्सिडरी अलायंस में था, मीन्स प्रोटेक्शन में था ब्रिटिश आर्मी की, तो अगर उसका अपना कोई रियल सन नहीं है तो उसके पास ये राइट नहीं होता था कि किंगडम उस राजा के पास रहे. आफ्टर द किंग डाइड, द किंगडम वॉज नॉट पास टू द अडॉप्टेड सन. It used to be controlled by the English East India Company then. And जो adopted son होता था उसको प्रिंस की तरह ट्रीट करते थे, उसको पेंशन मिलती थी, बट ही वॉज नॉट ट्रीटेड एज द किंग. सो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी इतनी अनफेयर पॉलिसीज बना रही थी. सो देयर वर सो मेनी रीजन्स विच लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857. इमीडिएट कॉज माना जाता है इसका मिलिट्री म्यूटिनी. देयर वॉज अ सोल्जर बाय नेम मंगल पांडे, और इन्हें ये पता लग जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो आर्मी मेंटेन की जा रही है उसमें ऐसी राइफल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें ऐसा कार्टिलेज यूज़ होता है जो कि जिसके ऊपर काउ और पिग फैट यूज़ हुआ है, और उसको इन्हें अपने दांत से दे हैव टू स्ट्रिप इट विद दी हेल्प ऑफ देयर टीथ, जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया मुस्लिम और हिंदू सोल्जर्स के. हिंदूज कंसिडर्ड काउ अ वेरी सेक्रेड एनिमल. हिंदूज़ के लिए जो काउ होती थी, गाय होती है, वो बहुत रिलीजियस इम्पोर्टेंस रखती है, और मुस्लिम्स जो है वो पिग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते थे. दे डिड नॉट यूज टू ईट द मीट ऑफ पिग. अब जो वो चीज़ खाते नहीं थे और तो उसको अपने दांत से स्ट्रिप करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली दे फेल्ट बैड अबाउट इट. और मंगल पांडे इस बात को पूरी आर्मी में धीरे धीरे वो स्प्रेड हो जाती है. देयर वर अदर रीजंस एज वेल, लाइक डिसकंटेंट अमंग इंडियन सिपाहीज ड्यू टू देयर लोअर सैलरीज. जो इंडियंस होते थे, भारतीय होते थे, जो ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर की पोस्ट को सर्व करते थे, उनकी सैलरी बहुत कम होती थी एज़ कम्पेयर टू दी सैलरी ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर्स. जो ब्रिटिश सिपाही होते थे आर्मी में उनकी सैलरी ज़्यादा होती थी, इंडियन सोल्जर्स की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी. देन पुअर कंडीशन ऑफ सर्विसेज फॉर इंडियन सोल्जर्स. अच्छी कंडीशन नहीं थी.
इंडियन सोल्जर्स के लिए। अगर इंडियन सोल्जर्स को दूसरे कंट्री में जाके वर्क करना पड़ता, उन्हें वही सैलरी मिलती थी जो उन्हें इंडिया में रह के काम करने की मिलती थी। लेकिन अगर ब्रिटिश सोल्जर्स दूसरे कंट्री में जाके सर्व करते थे तो उनको डबल सैलरी मिलती थी। रिजर्वेशन ऑफ हायर पोस्ट फॉर ब्रिटिश सोल्जर्स, इंडियंस सोल्जर्स को बस सूबेदार तक की पोजीशन ही अचीव कर पाते थे वो आर्मी में, लेकिन ब्रिटिश सोल्जर्स को सूबेदार से आगे की पोजीशंस भी मिलती थी। पुअर कंडीशन ऑफ फार्मर्स किसानों की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। क्राफ्ट पर्सनस वर सफरिंग। अर्लियर इंडियंस यूज टू सेल दी प्रोडक्ट्स टू दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, उन्होंने फार्मर्स से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए कहा और वो उनसे ख़रीदते रॉ मटेरियल, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही फिनिश गुड बना के इंडिया में सेल करने लगी। So farmers were not in good condition. They were asked to produce only the crops which were earning profit for the English East India Company. And rulers of some Indian kingdoms were also dissatisfied. जैसे policies आई doctrine of collapse, इसकी वजह से जो राजा थे वो अपना ही राज्य आगे कैरी ऑन नहीं कर पाते थे। Then all these unsatisfied category of people joined the revolt, and Bahadur Shah Jafar was the last emperor and he was declared as the leader of this revolt. लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही जीती इस रिवोल्ट को भी, बिकॉज उनके पास अच्छे वेपन्स थे, प्लानिंग अच्छी थी। जबकि ये जो रिवोल्ट इंडियंस के द्वारा शुरू हुआ इसकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो कर पाए, ना ही कोई उनके पास प्रॉपर सपोर्ट था। नाउ पावर टू गवर्न इंडिया वॉज ट्रांसफर टू क्वीन विक्टोरिया। अब जो ये पावर थी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, वो जो रूलिंग कर रहे थे, वो ट्रांसफ़र हो गया था क्वीन विक्टोरिया को, एंड शी बिकेम दी एम्प्रेस ऑफ इंडिया। इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी बन गया है। इसके बाद कॉलोनी यूज टू बी कंट्री अंडर पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री। मीन्स कॉलोनी एक ऐसा देश होता था जिसके ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल जो होता था, सरकार जो होती थी वो किसी और देश की रूल करती थी। क्वीन अपॉइंटेड अ वाइसरॉय। क्वीन ने एक वाइसरॉय अपॉइंट किया टू एडमिनिस्टर इन इंडिया, और वाइसरॉय वो पर्सन होता था जो कि किंग और क्वीन के द्वारा सेंड किया जाता था किसी एक देश में उसको रूल करने के लिए। और यू कैन से क्वीन विक्टोरिया अपॉइंटेड अ रिप्रेजेंटेटर टू रूल इंडिया, सो दैट पर्सन वॉज नोन एज वाइसरॉय। थैंक यू एंड हैव अ नाइस